उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब कुछ रख चुका हूं, क्या कहेंगे आप? चाहे पंजाब हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर जगह राहुल गांधी पद्म व्यूह कह रहे हैं। पद्म व्यूह, कमल के खिलाफ एक अलग व्यूह रचना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही तो यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आ जाता है। हमारे तमाम साथी यही कहते हैं कि आप लोग बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, बढ़िया विश्लेषण करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप अपना एग्जिट पोल भी लेके आते हैं तो उसमें भी अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन जीत के तो आ जाती है बीजेपी। कल हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे और उसमें इलेक्शन कमीशन की पोल खोल रहे थे कल। वो हम हमेशा खोलते रहेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन खुद को ना सुधार ले, वो खबरें आती रहेंगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आप देख लीजिए, चाहे वो ओडिशा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। अब देखिए शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर कर देंगे। वाह भाई, आप उससे पहले इस संविधान को तो बदल के दिखा दीजिए। संविधान बदलने की बात आपने कही और आपको 240 सीटों पे लाके जनता ने रख दिया, पटक दिया। उसमें भी 240 में से कहा जा रहा है कि 100 सीटें आपने चुराई हैं। तो इतनी हिम्मत आपकी कैसे हो गई कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को बाहर कर देंगे हम? और होली से पहले आप तिरपाल लगवा रहे हैं मस्जिदों के ऊपर और आप बैठे हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी उसी स्टेट में जिस स्टेट में ये सब हो रहा है, संभल में, बाकी जगहों पे। बहुत दुर्भाग्यजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे? देखिए, तुषार गांधी ने आज जो कहा और राहुल गांधी जी ने जो आज ट्वीट किया, तुषार गांधी ने कहा कि पूरे देश में कैंसर फैलाया जा रहा है, घृणा का, नफरत का, और उनका सीधा इशारा आरएसएस की तरफ। राहुल गांधी ने नौजवानों के सवाल को उठाया। कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें कोई ना कोई लीक की घटना ना हुई हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ। अब वो जानबूझ करके किया जा रहा है या हो जा रहा है तो फिर आपका इंटेलिजेंस का फेल्योर है, लेकिन इसमें बहुत कुछ जानबूझ करके भी है। ये जो त्रिपाल आप ढके हुए दिखा रहे हैं मस्जिदों के आसपास जी, ये पेपर लीक भी इसीलिए हो रहे हैं कि लोगों को नौकरियां ना मिले, नौजवान पढ़ने लिखने से दूर हो जाए। और अभी आप देखिए, लगातार जो नौजवानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो क्या दिखाते हैं? मनोरोगी हो रहे हैं नौजवान, और उसी मनोरोगी होने का फायदा यहां उठाना है कि आपको जुलूस निकालना है तो मस्जिदों के सामने आपको डांस करना है, वही सारा शौर्य का प्रदर्शन करना है। खुलेआम भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। ये वही लोग हैं जो ये कह करके चुनाव मैदान में गए थे कि इस बार 300 सीटें लेकर 400 सीटें जीतेंगे और संविधान को खत्म करेंगे। 400 नहीं मिली, 240 पर आकर के अटक गए, वो भी तब जब भरपूर बेईमानी, साम दाम दंड भेद सब हुआ। चुनाव आयोग क्या कर रहा था ये सब हम लोगों ने देखा और लगातार उस पर बात कर रहे हैं, बिना किसी भय और संकोच के कर रहे हैं, क्योंकि हम संविधान और लोकतंत्र के साथ हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि आप विश्लेषण सही करते हैं लेकिन नतीजा कुछ और आता है, तो उनके सामने दो बातें उनसे कहना चाहता हम सबकी तरफ से कि एक तो हम अपना काम पूरी ईमानदारी से देश के लिए कर रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं, और दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है वही पद्म व्यूह है जिसकी तरफ इशारा किया राहुल गांधी ने।
उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब में मणिपुर से लेकर के और चले जाइए आप पश्चिम तक, गुजरात में जो हो रहा है, ये यूपी में नहीं गुजरात में भी हो रहा है। अब सोचिए अगर 400 पार हो गए होता तो ये क्या करते। बंगाल में तो सरकार में भी नहीं, तो जो कर नहीं पाए, संविधान नहीं खत्म कर पाए, लेकिन सत्ता में है तो रोज उसकी धज्जियां उड़ाने रोज। और ये बहुत खतरनाक संकेत है। इस देश के लोगों को ये समझना होगा, और इसके लिए सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इस देश के उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है जो संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत है, और उनकी जिम्मेदारी यह है कि लोगों को सचेत करना है। अगर इसी तरीके से यह देश चलेगा तो कितने दिन चलेगा। सवाल ये, बीजेपी की एक विधायिका कहती है कि साहब इनके मुसलमानों के लिए अलग से लाइन लगा देनी चाहिए। तो जो सावरकर कह रहे थे उस समय, हिंदू महासभाई कह रहे थे, वो खुलेआम इस समय एक चुनी हुई सरकार में संविधान के रहते हुए कहा जा रहा है। क्या ये एक और विभाजन की तैयारी है? क्या ये देश को बांटना चाहते हैं? और इनकी मंशा जो है वो दरअसल देशद्रोह को सीधे तौर पर रेखांकित कर, ये छोटा मोटा अपराध नहीं है कि हम साहब विधानसभा से निकाल करके बाहर फेंक देंगे, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। This AI trade राजीव जी, जब आपने और राहुल गांधी के इस ट्वीट को दिखाया जी, मैं मुख्यमंत्री आवास और राजभवन से बहुत दूर नहीं हूं, 3-4 किलोमीटर का ही फासला है और कई बार उधर से गुजरना होता है। अब मुझे नहीं मालूम और दूसरे राज्यों में क्या है। यहां राजभवन के जितने गेट हैं उन गेट पर बाकायदा एक नए आकार के गेट बनाए गए हैं जिनमें कमल है, वो सीमेंटेड ही है। अब आपका यहां कोई कैमरामैन हो तो जरा कभी उसको फोटो उसकी दिखाइएगा। बिल्कुल। ये लखनऊ में है, बाकी और प्रदेशों में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारा अंदाजा ऐसा है कि ये सब जगह खेल चल रहा है। गेट के नाम पर बीजेपी का चुनाव निशान का साहब वो पूरा खेल किया जा रहा है। यही पदव्यूह है, और उस पदव्यूह में कौन फंस रहा है? नौजवान फड़फड़ा करके आत्महत्या करने को मजबूर है। पेपर लीक हो रहे हैं, उनके भविष्य को आग लगाई जा रही, उनको मनोरोगी बनाया जा रहा है। किसान सड़क पर है और 750 किसानों की शहादत हो जाती है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या मेरे लिए मरे? ये है पदव्यूह। पदव्यूह वो भी है कि मणिपुर में कितने घर जले, कितने लोग मरे, एक दूसरे के दुश्मन हो गए दो समुदाय, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है पदव्यूह। लगातार सरकारी पदों पर एनएफएस हो रहे हैं। आरक्षण को आपने कुएं में फेंक दिया है। दलितों के साथ रोज जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जहां रामराज कहा जा रहा है, बुलडोजर की सरकार जहां पे चलती है, वहां हर दूसरे दिन तो अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, और कितनी खबरें ऐसी होंगी जो आती नहीं होंगी। किसी की मूंछ काटी जा रही है, कोई घोड़े से उतारे जा रहा है, किसी की बहनों की शादी में खलल डाला जा रहा है। यह है पदव्यूह। अब इसका कितना आप विश्लेषण कीजिएगा। वो दक्षिण भारत में भी है जहां आप हिंदी थोपने के नाम पर, परिसीमन के नाम पर उन स्टेट्स की ताकत को कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो चैलेंज कर रहे हैं आपके उस हिंदुत्व को, उस वर्चस्व को। और गुनाह क्या है दक्षिण का, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। वो सिर्फ एक तमिल और हिंदी का मामला नहीं है। दक्षिण के वो लोग जिनका एचडीआई आप देखिए, जिनकी समृद्धि देखिए, जिनके एजुकेशन देखिए, जो कितना टैक्स पे करते हैं केंद्र को, और राज्यों के साथ आप जो नाइंसाफी करना चाहते हैं कि ताकि उनकी ताकत कमजोर हो जाए, तो हम इस गोबर पट्टी में, क्योंकि इन प्रदेशों में आप लगातार वही जो कर रहे हैं, यहां कोई ताकत खड़ी नहीं हो पा रही है, उसको कमजोर कर रहे हैं, तो यहीं से आप चुनाव मैनेज कर लें। ये जो पूरा है खेल, यही पदव्यूह है, और इसको भेदने में
अभी अपोजिशन उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिसको हम लोग अगर मिथकीय भाषा में ही कहें कि जो पैशाची शक्तियां होती हैं वो अपने प्रचंड अवस्था में जब पहुंचती हैं तब जाकर के नरसंहार होता है, वो सब तब जाकर के खत्म होता है। तो मुझे लगता है कि अब वहां चीजें जा रही हैं और उसके बाद ही ये व्यूह भेदा जाएगा और इस देश में जो संविधान पर संकट है, जो लोकतंत्र पर संकट है, तब जाकर के उससे इस समस्या से निजात मिलेगी। इसलिए ये हम सबका दायित्व है, सिर्फ अपोजिशन का नहीं, सिर्फ वैकल्पिक मीडिया का नहीं, बल्कि उन लोगों का भी जो राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों को समझते हैं, जानते हैं, उन्हें भी कॉन्शियस होने की जरूरत है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, क्या कहेंगे आप? ये तमाम मामले ऐसे हैं जहां कहीं ना कहीं, अब देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मस्जिदों को होली है इसलिए ढकना पड़ रहा है। ये इसी देश में कहां लिखा है कि होली पर आप मस्जिदों को ढकिए? मतलब शुरुआत आप किस दिशा में आप लेके जा रहे हैं देश को? और दूसरी चीज, बहुत सारी तस्वीरें रख चुका हूं, चाहे ओडिशा हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल, बहुत शुभेंदु अधिकारी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यजनक बयान है, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ऐसे ही बिहार से, ऐसे ही महाराष्ट्र से, इन तमाम राज्यों से ऐसी बातें, ऐसे बयान आते हैं। और इन सब के बीच जो पद्म व्यूह की बात हो रही है, वो तो अपने आप में वो चक्रव्यूह से भी बड़ा व्यूह है ये, जिस पर राहुल गांधी ने सीधा प्रहार किया है। कैसे देखा जाए? इस पद्म व्यूह पे मैं अपनी बात रखूंगा राजीव जी, कि ये पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने क्या हो रहा है। लेकिन होली जैसा त्योहार, जो इतना हर्षोल्लास का त्योहार है, मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है। कल हम लोगों ने डीबी लाइव के दफ्तर में होली मनाई भी। तो होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब, धर्म जाति का कोई भेद नहीं है, सब एक रंग में रंग जाते हैं। इतना खूबसूरत त्योहार, और उसमें भी उस मोहब्बत के रंगों के त्योहार में नफरत अगर कोई घोल दे, तो आप सोचिए कि वो कितना, जिसकी चर्चा भी प्रोफेसर रविकांत कर रहे थे, वो राक्षस प्रवृत्ति है, वो इंसान नहीं है। अगर आप त्योहार, हर्षोल्लास का त्योहार, बच्चों के घरों में बच्चों की पिचकारियां आ चुकी है, रंग गुलाल हो चुका है, घरों में गुजिया बन रही हैं, तमाम सब तैयारियां हो रही हैं, कपड़े निकाले जा रहे हैं, किस कपड़ों से होली पहन के खेलना है, शाम को क्या पहनना है, और इसने खूबसूरत त्योहार में एक ये राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने रंग में भंग कर दिया। तालाबों में, पूरे उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पे तिरपाल ढके जा रहे हैं। क्या हुआ? पहले कभी ऐसी होली आई नहीं क्या रमजान के दौरान? क्या ऐसा कभी हुआ नहीं है कि होली जो है, होली में क्या मुसलमान कहीं और चले जाते थे? यहीं रहते थे। रमजान के दौरान भी होली आई है, कई बार हुआ ऐसा, जुमे के दौरान भी आई है होली। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इसको लेके इतना ज्यादा बवाल हो। और एक दो टके का एक अफसर, जिसको कि वहाँ का मुख्यमंत्री जो है वो इंडोर्स कर रहा है, एक टीवी चैनल में जाके, जो टीवी चैनल दिन रात नफरत का, मीडिया नफरत का प्रचार करते, नफरत फैलाते समाज में। एक बहुत अदना पुलिस अधिकारी, उसको ठीक करना चाहिए था, उसको सस्पेंड करना चाहिए था, उसको सजा देनी चाहिए थी कि तुम संविधान के मुताबिक बात करोगे, और उस मामूली से पुलिस अधिकारी को आपने हीरो बना दिया, जिसके दिमाग में जहर भरा हुआ है, जो संविधान और कानून और रूल ऑफ लॉ की परिभाषा नहीं जानता। आप देखिए छत्तीसगढ़ में एक पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल है, वो कितनी समझदारी की बात कर रहे हैं, तमाम और अधिकारियों की बातें आती हैं। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात की ये बहुत शर्म की बात है, और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। एक्सपेरिमेंट कामयाब होता तो 33 सीटें नहीं आती, 62 से अयोध्या नहीं हार जाते आप।
अगर नफरत की राजनीति चल रही होती, बुलडोजर से वोट मिल रहा होता, तो ये हालत नहीं होती, अयोध्या में नहीं हारते आप। और मिल्कीपुर का भी चुनाव एक साथ कराने की हिम्मत नहीं थी, और किस तरीके से कराया है, वो चुनाव अनफेयर तरीके से होता तो उसका भी नतीजा वैसे ही आता। अब सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ इतने एक्टिव क्यों हो गए आजकल। इसको समझना होगा राजीव जी कि मामला क्या है। देखिए, मामला ये है कि अमेरिका की वजह से, ट्रंप के टैरिफ घोषणा की वजह से, और इनके नरेंद्र मोदी के मुंह पर टैरिफ की घोषणा की और ये खामोश रह गए, और तमाम वजह से अडानी ये आए, और इनके आने के तुरंत बाद अडानी का संबंध भी आ गया। हथकड़ी बेड़ी में हमारे लोगों को भेजा गया। केवल भेजा ही नहीं गया, अमेरिका की सरकारी एजेंसी से उनका वीडियो भी इशू किया गया। बार बार ट्रंप ने कहा कि मोदी माय फ्रेंड को हमने वोटिंग टर्नआउट के लिए पैसा दिया जी। तो कई बार उसने कहा कि टैरिफ लगाते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ हम लगाएंगे। बार बार उसने बेइज्जत किया। मोदी साहब की पोजीशन बहुत ही वनरेबल हो चुकी है। उस इंडस्ट्री को भी ये नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं जिस इंडस्ट्री ने, कैपिटलिस्ट ने, उद्योगपतियों ने उनको वहां बनाया है। उनके भी हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा अगले कुछ सप्ताह में बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। मोदी साहब की जो ग्रिप है प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, ब्यूरोक्रेसी में, वो कमजोर हो रही है। If you own क्यों गए भाग के मॉरिशस? इधर अडानी की चिट्ठी आई है, उधर ये बड़ा वो चले गए मॉरिशस। होगा बायलैटरल कुछ कुछ आपने घोषणा कर दी, वहां के पार्लियामेंट भी बनाएंगे आप। बहुत सी चर्चाएं हैं उसको, इनके मॉरिशस को जाने को लेकर, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मॉरिशस की शेडी कंपनियों के नाम आए थे जो अडानी के भाई चलाते हैं वहां से। तो सवाल तो उठ रहे हैं। अब जब ग्रिप कमजोर हो रही है तो योगी आदित्यनाथ चल पड़े एक बार फिर अपना रेलेवेंस साबित करने के लिए। इसलिए वो ज्यादा एक्टिव है आजकल। इसलिए वो दिल्ली बहुत आ रहे हैं, मीडिया हाउसेस में इंटरव्यू दे रहे हैं, कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ की जो सडन एक्टिविटी बढ़ी है, खबरों में आने का उनका जो कारण है, वो कारण यही है कि बीजेपी के अंदर अब सत्ता संघर्ष की शुरुआत हो रही है केंद्रीय स्तर पर। अध्यक्ष नहीं बना पाए, कोई नाम चलते हैं, कभी खट्टर का नाम चलता है कि खट्टर को बनाना चाहते हैं, फिर वो नाम हट जाता है, किसी और का नाम आता है। बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, सेंसस नहीं करा पा रहे, जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे दक्षिण भारत में। डिलिमिटेशन तब होगा जब सेंसस होगा, वो भी अगले सेंसस में होगा, इस सेंसस में भी नहीं होगा। इसके बाद के सेंसस में होना है डिलिमिटेशन। संविधान में 2026 के बाद के सेंसस की चर्चा है, लेकिन उस पर खामोश है। दक्षिण भारत ने एक पूरा माहौल बना दिया। वो अपने चुनाव की वजह से कर रहे हैं, जिस भी वजह से कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अभी आप चर्चा कर रहे हैं बीजेटी की चर्चा, उड़ीसा के, जो वहां पे पहली मीटिंग हुई है पिछले महीने या इसी महीने शायद हुई है, पहले सप्ताह में बीजेटी वहां गई थी। और अब सिद्धारमैया और रेवंत रेड्डी ने भी समर्थन दे दिया है स्टालिन की मुहिम को। पूरा दक्षिण भारत एक है, और उसमें चंद्रबाबू नायडू बहुत घाटे में रहेंगे, क्योंकि पूरा दक्षिण भारत में ये लहर चल रही है जी। और वो इतनी दूर तक चली गई है कि बजट पेश हुआ है तमिलनाडु में, तो रुपी का जो निशान है, जो कि देवनागरी लिपि में है, सरल भाषा में कहें कि हिंदी में है, उसको उन्होंने तमिल में कन्वर्ट कर दिया अपने प्रदेश के लिए।
आज उन्होंने रुपी का नया लोगो तमिल भाषा का लॉन्च कर दिया बजट के साथ। तो ये इस लेवल तक लड़ाई जा रही है। तो ये जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है वो दक्षिण और उत्तर के ध्रुवीकरण हो गया। वहां सारे मीडिया और पॉलिटिशियंस इस बात को बार बार बात कर रहे हैं कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दक्षिण का, एचडीआई हम लोग ठीक करते हैं, हेल्थ केयर हमारा ठीक है, जनसंख्या में कंट्रोल हम करते हैं, और सत्ता जो है वो उत्तर भारत के लोग चलाएंगे, मजे बोलेंगे। तो ये एक भावना वहां पे आ गई है, और वो आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू को तंग करेगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक्टिव होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, उसके पहले ही राजीव जी सेंट्रल लेवल पे सत्ता संघर्ष की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। जी राजीव। बिल्कुल, ये जो आखिरी लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशांत जी। सेंट्रल लेवल पे सत्ता संघर्ष की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। सत्ता संघर्ष मतलब दोस्तों आप समझ लीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार और सरकार बने रहे इसके लिए संघर्ष, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहें इसके लिए संघर्ष, और उधर नीतीश बाबू धीरे 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 वो खुद को भी खो रहे हैं और पार्टी को भी खो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर दक्षिण भारत एकजुट हो रहा है तो आंध्र प्रदेश को दक्षिण भारत के साथ जाना होगा। आंध्र प्रदेश को वहां के मुख्यमंत्री को जो दूसरा वर्ग है मुस्लिम समुदाय उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास और स्वागत करना चाहता हूं। हेमंत कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी आपका स्वागत है, सीधे पटना से जुड़े हुए हैं, पटना भी चलेंगे। अभी मैं कह रहा था कि कैसे धीरे धीरे नीतीश बाबू जो हैं खुद को खो रहे हैं, अपनी जो सियासत है उसको मिट्टी में मिला रहे हैं। ये सब हम बात करेंगे, आपके जरिए समझेंगे। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी दक्षिण से लेकर महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत तक, हालांकि आप पूरे देश की जो सियासत है, कोई भी खबर है उस पे पैनी निगाह रखते हैं। कभी भी रात के 2 बजे भी अगर कहूं कि इस पे विश्लेषण करना है तो आप कर देंगे। लेकिन जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों से कैसे चुनौती मिल रही है यहां नरेंद्र मोदी को, और खासकर दक्षिण भारत से जिसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। जी नमस्कार। पहली बात तो ये कि दक्षिण भारत में अपने प्रदेश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति जो सम्मान का भाव है, जो गर्व का भाव है, वो भाव उत्तर भारत में कमोबेश नहीं। उत्तर भारत की लहर जहां जहां चल रही है, आप देखिए आजादी के बाद से लगातार कई वर्षों तक उत्तर भारत, जिसे हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है, पूरे देश की राजनीति पर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दक्षिण के राज्य, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, जो तेलंगाना बना है वो हो, बंगाल हो, इनकी धारा हमेशा अलग बहती रही। ये राज्य कभी भी दिल्ली के साथ कदम ताल नहीं करते रहे, चाहे केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो। इन राज्यों में अपनी क्षेत्रीयता की भावना ज्यादा है। अगर अतीत में आप जाएं तो जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की बात थी और जगह जगह तमाम सरकारी विभागों में, निगमों में हिंदी अधिकारी या राजभाषा अधिकारी नियुक्त किए गए, तो तब से आप देखिए किस तरह ये विरोधाभास चला आ रहा है। लेकिन अभी जो कटुता आई, उस कटुता के पीछे जो बात नजर आती है वो ये कि किस तरह बीजेपी का साम्राज्य बढ़े। बीजेपी को दक्षिण भारत में वो कामयाबी कभी नहीं मिल पाई जो उसे उम्मीद है कि चाहिए इस देश पर राज करने के लिए। वो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है और गठबंधन के भरोसे कई राज्यों में अपनी सरकार चलाती है। तो दक्षिण की विचारधारा अलग है, उत्तर की अलग है, और जो आपत्तियां हैं दक्षिण भारत की वो बहुत हद तक जायज। वहां साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है, व्यावसायीकरण ज्यादा है, औद्योगिकरण ज्यादा है। दक्षिण भारत के कई राज्य जहां बंदरगाह हैं, जैसे कई हमारे हिंदी भाषी कई राज्यों में बंदरगाह नहीं है, तो बंदरगाह होने का फायदा भी उन्हें है, और वे ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत राज्य। इसके बाद भी
उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनको उनका ड्यूज नहीं दिया जाता। खास करके जीएसटी आने के बाद जो शिकायत ये भी है कि उन राज्यों को जो ड्यूज दिए जाने थे वो नहीं मिल रहे। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो बात कही उसमें ये बात स्पष्ट है कि हम तो देश का विकास चाहते हैं, हमने आबादी पर नियंत्रण किया, हमने आर्थिक विकास में योगदान दिया, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें दोयम दर्जे का मानेंगे? आप जो परिसीमन की बात हो रही है, परिसीमन करके आप दक्षिण भारत के राज्यों में सांसदों की संख्या कम कर देंगे लोकसभा के, तो हमारी आवाज कम हो जाएगी। उनकी बात ये साफ है। तो अब जो पूरा संघर्ष है वो देश को एक रखने का या एक बनाने का नहीं, बल्कि बीजेपी अपने आप को कैसे सत्ता में बनाए रहे, इसका संघर्ष है। और बीजेपी के साथ साथ जो आनुवंशिक संगठन बताए जाते हैं बीजेपी के, जो राजनीति की मुख्य धारा में जो बीजेपी की राजनीति चलाते हैं, उनको लेकर भी जो बातें बार बार कही जाती है कि खास करके आरएसएस को लेकर, कि आरएसएस जिस तरह से ध्रुवीकरण कर रहा है और करने जा रहा है, लगातार कर रहा है दक्षिण भारत के राज्यों में भी, वहां उसकी स्थिति क्या है? तो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी चला रही है। बीजेपी को लगता है कि हम किसी भी तरह से अपने बूते पर, हिंदी भाषी राज्यों के बूते पर देश में अपनी मनमानी करें, जो उन्हें मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि बीजेपी को ये जिद छोड़नी चाहिए और स्वतंत्र रूप से सबको अपना काम करने देना चाहिए। अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आपने जो मुद्दा उठाया था कि 61 साल के बाद रमजान के शुक्रवार में होली आ रही है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन मस्जिदों में ढकने की क्या जरूरत है? वहां तारपोलिन क्यों ढका जाए, किस रंग से ढका जाए, ये बात तो बड़ी हास्यास्पद है। ये कभी नहीं हुआ। और ये मानना कि होली केवल हिंदुओं का त्योहार है या रमजान के अंत में जब ईद मनाई जाती है तो ईद केवल मुसलमानों का त्योहार है, ये बड़ी आपत्तिजनक बातें हैं। मुझे लगता है कि ये सारे त्योहार राष्ट्रीय त्योहार है और इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सारे त्योहार सारे लोग मनाएं। जैसे ईद सारे लोग मनाते हैं, दिवाली सारे लोग मनाते हैं, होली भी सारे लोग मनाते हैं। तो जब सरकार की तरफ से फरमान जारी होता है कि मस्जिदों को ढक दो, मस्जिदों की दीवारों को, गुंबदों को ढक दो, तो इससे गलत संदेश जाता है कि इस देश में मतभेद चाहती है सरकार, मत विभाजन चाहती है। और ये सबसे गंभीर बात है कि त्योहार की पवित्रता भी सरकार नष्ट कर रही है और एकता पर भी आंच ला रही है। राजू जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि त्योहार की पवित्रता और एकता, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ देश की एकता, जब एकता की बात आती है तो देश की एकता, लेकिन देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के जो सपने, जो की कस्में खाते हैं, सपने नहीं कस्में खाते हैं संविधान को हाथ में लेकर, वो आखिर क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज कि जो ऐसी कस्में खाते हैं उनके साथ जो अधिकारी वर्ग है वो क्या कर रहा है, सबसे दुखद है। जरा हेमंत कुमार जी आपसे समझूं कि कैसे देखा जाए, बिहार में भी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा होली से पहले जिस प्रकार भेदभाव करने की कोशिश हुई और एक एएसआई को पीट कर मार डाला गया इसी बिहार में, ये भी बहुत दुखद घटना है। और इन सब के बीच नीतीश बाबू, उनका प्रशासनिक, उनकी जो क्षमता थी उसके बारे में काफ़ी चर्चा होती थी। बिहार को लेकर कितनी सारी बातें नीतीश कुमार को लेकर कि एक प्रगति के पथ पर